तो अब स्टार्ट करते हैं लैब डायग्नोसिस डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया तो सब में ही देखेगी कि किसी में डायबिटीज़ है तो हाइपरग्लाइसीमिया तो होती है। इट इज़ अ फंडामेंटल बेसिस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। और दो टाइप के पेशेंट होते हैं, सिम्टोमेटिक केसेस और एसिम्टोमेटिक केसेस। सिम्टोमेटिक केसेस में कैसे कंफर्म करेंगे, सिम्टम्स देख रहे हैं तो ग्लाइकोसूरिया, पॉलीडिप्स ये सब दिख रहा होगा तो ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंट होगा, और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है तो वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जाता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एसिम्टोमेटिक केसेस में क्या होगा कि जो ज़्यादातर पेशेंट सिम्टम प्रेजेंट नहीं है पर उसमें परसिस्टेंटली एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होगा तो अपन उससे पता कर लेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। तो यूरिन एग्जामिनेशन जो है इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अकेले सिर्फ यूरिन टेस्ट से अपन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे सकते क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो सिर्फ इसको स्क्रीनिंग करने के लिए काम आता है, तो इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ग्लाइकोसूरिया को करेंगे। तो ग्लाइकोसूरिया बेनेडिक्ट टेस्ट और डिपस्टिक मेथड से कर सकते हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो ग्लाइकोसूरिया के लिए कर लेंगे। पर डिसएडवांटेज ये है कि ग्लाइकोसूरिया सिर्फ डायबिटीज मेलाइटिस में थोड़ी मिलता है, और भी चीज़ों में मिलता है। तो अगर ग्लाइकोसूरिया अपन ने पता भी कर लिया तो उससे ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस। फिर आता कीटोयूरिया। कीटोन बॉडी एंड यूरिन आर नीडेड फॉर असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ डिसीज, नॉट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अगर कीटोन बॉडीज आ रही हैं अपने यूरिन में तो डायबिटीज मेलाइटिस तो है, तो इसलिए अपन इसको डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज़ करेंगे, सीवियरिटी के लिए यूज़ करेंगे। कितने खतरनाक है, मतलब कि कौन क्या, मतलब कितनी है डायबिटीज मेलाइटिस में, कितनी ज़्यादा रेंज है, कितने ज़्यादा उसमें वो है। फिर रोथरास टेस्ट यूज़ करते हैं अपन कीटोन्यूरिया के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन। तो इसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, अगर मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है तो अपन डायबिटीज मेलाइटिस को इंडिकेट कर रही है, ये बताते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किसके लिए करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट के लिए करते हैं और स्क्रीन टेस्ट के लिए करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंगल प्लाज्मा ग्लूकोज एस्टिमेशन है, उसमें अपन वैल्यू पता कर रहे हैं एकदम 126 से ज़्यादा है तो डायबिटीज मेलाइटिस। फास्टिंग टेस्ट जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ये टेस्ट ये वाला तीसरे नंबर का, इसको अपन सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कि पता चलेगा कि ग्लूकोज ज़्यादा है नॉर्मल रेंज से, बस इतना पता चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसका क्या है रिकमेंडेशन, इंडिकेशन क्या है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर रूटीन डायग्नोसिस ऑफ आइदर टाइप 1 और टाइप 2। तो रूटीन डायग्नोसिस के लिए अपन यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अपन डायग्नोसिस पता करने के लिए तो सिर्फ अपन इससे पता कर सकते हैं कि जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वही अपन को दिख जाएगा ज़्यादा, तो उससे अपन डायग्नोस कर लेंगे। तो अपन इसको यूज़ क्यों करते हैं कि जिनमें जो फास्टिंग रेंज है वो 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये बीच वाली रेंज है ना। तो प्री डायबिटिक वाले में जिसमें हुआ था, तो जिसमें भी ये रेंज है 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसमें पता करने के लिए है ना। तो क्योंकि डायग्नोसिस के लिए अपन सीधे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल देखेंगे और इससे 126 से ज़्यादा आएगा तो अपन डिक्लेयर कर देंगे डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है। तो अपन एक तो कौन से पेशेंट में जिनमें ये वैल्यू बीच में आ रही है उनमें यूज़ करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस को करने के लिए अनसर्टेनिटी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है, पता नहीं चल रहा है कि इसमें है कि नहीं है, अगर अपन अनसर्टेन है तो अपन कंफर्म करने के लिए OGTT करेंगे। तो अपन करते कैसे हैं, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या प्रोसीजर है वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसको अपन एटलीस्ट बोलेंगे कि वो 3 दिन तक अनरेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट खाए। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट बंद कर दे, है ना। कार्बोहाइड्रेट अगर बंद कर देगा बॉडी में, कम कर दे कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज टॉलरेंस वो कम हो जाएगा, तो जो फाइंडिंग है ना वो सही नहीं आएगी। तो अपन उसको बोलेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट खाओ 3 दिन तक टेस्ट के पहले। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसकी नॉर्मल रखवाएंगे, है ना। फिर उसके बाद OGTT इज़ परफॉर्म्ड इन द मॉर्निंग आफ्टर पेशेंट हैज़ फास्टेड ओवरनाइट एटलीस्ट 8 आवर्स। तो 8 घंटे तक उसको कुछ नहीं खाना रात में और फिर सुबह आके टेस्ट कराना उसको, ठीक है। फिर अपन जैसे टेस्ट होता है उसके आधे घंटे पहले बोलेंगे पेशेंट को, पेशेंट शुड रेस्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट एंड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, टी, कॉफ़ी, एक्सरसाइज ड्यूरिंग द टेस्ट। तो टेस्ट के आधे घंटे पहले से उसको रेस्ट कराएंगे और ये कॉफ़ी ये सब बंद कर देंगे अपन कि ये मत खाओ, ठीक है। फिर टेस्ट में क्या करेंगे, फास्टिंग वीनस सैंपल ऑफ ब्लड इज़ ड्रॉन टू एस्टिमेट द ग्लूकोज लेवल। तो उसका अपन कर लेंगे वीनस सैंपल लेंगे। उसके बाद पेशेंट आर गिवन 75 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज डिजॉल्व इन 250 से 300 ml ऑफ वाटर ओरली ओवर 5 मिनट। तो अपन 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज मिलाएंगे किसमें 250 से 300 ml ऑफ वाटर उसको दे देंगे 5 मिनट के अंदर ही। तो जो अपन ने सबसे पहले उसको बिना कुछ ग्लूकोज दिया उसको जो वो किया है ग्लूकोज लिया तो वो फास्टिंग ग्लूकोज हो गया। फिर उसके बाद अपन ने उसको 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज दिया, उसको वो हो गया 0 आवर, मतलब 0 टाइमिंग लिख दी। फिर उसके बाद अपन उसको 2 घंटे बाद अपन सैंपल निकालेंगे उससे, ठीक है। ए वीनस सैंपल ऑफ ब्लड इज ड्रॉन 2 आवर्स आफ्टर द ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्लूकोज लेवल इज एस्टिमेटेड। तो अपन उसका क्या निकालेंगे 2 घंटे बाद निकालेंगे, ठीक है, जैसे उसको ग्लूकोज दिया। फिर उसके 2 घंटे के बाद फिर आधे घंटे बाद उसके फिर 1 घंटे बाद फिर और आधे घंटे बाद 1.5 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद, ऐसे है ना। तो ऐसे निकालते रहेंगे अपन।
मतलब कि पहले ऐसे करते थे कि पहले जब उसको ग्लूकोज दी तो उसके आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1.5 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद ऐसे निकालते थे। अब क्या करते हैं, सीधे 2 घंटे बाद अपन ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। फिर पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज देखते हैं। तो पोस्ट प्रैंडियल में ये लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है ना, 2 घंटे बाद अगर फूड जब उसने डाइट ले ली उसके बाद करते तो उसका डायग्नोसिस में कोई भी रोल नहीं है ना। बस उसका ट्रीटमेंट में रोल है कि ट्रीटमेंट वर्सेस करने के बाद कि ज़्यादा बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, अब है ना, ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कम बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे तो पोस्ट प्रैंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज का सिर्फ ट्रीटमेंट को असेस करने के लिए है। फिर नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अपन यूज़ करते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटीज़ वेरीज विद डाइटरी इनटेक ऑफ द प्रीवियस डे ऑफ एस्टिमेटिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे किसी ने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया तो उसका ग्लूकोज लेवल किसी दिन ज़्यादा आ जाएगा, किसी ने कम किया तो ग्लूकोज लेवल कम आ जाएगा। मान के चलो कोई डायबिटिक पेशेंट है पर उसने ग्लूकोज कम लिया, वो किया तो उसका ग्लूकोज लेवल कम आएगा ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम इनटेक किया। तो जो अपनी है क्या बोलते हैं फाइंडिंग ना, वो अपन डिस्टर्ब हो सकती है ना। तो अपन को क्या चाहिए कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट फॉर एट लास्ट 90 to 120 डेज ऑफ डिग्री ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल एज असेस्ड बाय द मेजर ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। तो अपन को ये चाहिए कि लास्ट 90 से 120 डेज का एवरेज या फिर पता चल जाए कि ग्लूकोज कितना था। तो अपन पता कर लेंगे कि इसमें है डायबिटीज़ से क्या नहीं है, कंफर्म कर लेंगे, है ना। तो उसको अपन किससे करते हैं, HbA1c से करते हैं, ठीक है। तो HbA1c क्या है कि ये एक ऐसा हीमोग्लोबिन है जो बहुत माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होता है अपने ब्लड में, और इसे ग्लूकोज चिपका हुआ रहता है तो HbA1c बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन इसका टेस्ट करेंगे और इसमें कोई भी डाइटरी प्रिपरेशन, कोई भी ऐसे प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, सीधे अपन कर देते हैं, ठीक है, टेस्ट। तो एडवांटेज क्या है, इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पुअर कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो अगर HbA1c ज़्यादा है तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसका पुअर कंट्रोल है ग्लूकोज के ऊपर, और इसमें कॉम्प्लिकेशन के डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर इट ऑल्सो ए गुड मेजर ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, है ना। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी होंगे अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई है। तो रेफरेंस रेंज जो है इसकी 3.8 से 6.3% है ना, और मतलब 7% से कम होनी चाहिए, है ना। अगर मतलब ज़्यादा है तो अपन थेरेपी करके ट्रीटमेंट करके 7% से कम लेके आना है, ठीक है, अपना मेन गोल ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइलेटेड प्लाज्मा प्रोटीन फ्रक्टोसामाइन। तो ये था जो अपन का कब का कितने दिन का निकल रहा था, 90 से 120 डेज़ का निकल रहा था। और ये जो है ग्लाइकोसाइलेटेड प्लाज्मा प्रोटीन है ना, तो ये फ्रक्टोसामाइन जो होता है ये कितने के लिए निकालता है, 2 वीक के लिए निकालता है ना। बहुत ही कम टाइम के लिए अगर अपन को निकालने हो तो अपन को 2 वीक के लिए निकालते हैं। तो अपन पढ़ते हैं इट में ऑल्सो भी मेजर्ड एज अ इंडेक्स ऑफ डायबिटिक कंट्रोल, ठीक है। इट मेजर ग्लाइकेशन ऑफ ऑल सीरम प्रोटीन एंड मेजर कंपोनेंट बिंग ग्लाइकोसाइलेटेड एल्ब्यूमिन, है ना। तो ये ग्लाइकेशन सारे प्रोटीन का मेजर करता है, पर मेनली एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है तो एल्ब्यूमिन करके करेगा। फिर सेल्फ एल्ब्यूमिन अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इन ब्लड, द मेजरमेंट ऑफ फ्रक्टोसामाइन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस मेजर ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन। तो एक ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो कुछ मिला के इस टेस्ट में बस इतना ध्यान देना है कि ये अपना जो एल्ब्यूमिन का टर्नओवर है 2 वीक के लिए वो पता करेगा। उससे अपन पता कर लेंगे कि ग्लाइसीमिया कितनी थी, है ना, कि कितनी ज़्यादा थी, कितना अपन मेंटेन कर पाए हैं, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू फॉर डायबिटिक पेशेंट विद अनीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी और इन प्रेगनेंसी। तो उनके लिए ज़रूरी है जिसमें अनीमिया है डायबिटीज़ के साथ, हीमोग्लोबिनोपैथी है और प्रेगनेंसी है, ठीक है। ये सब हो गया, पूरे इतने टेस्ट हैं इनमें से मतलब लगभग लिख देना पूरे। फिर अब आते हैं WHO का क्राइटेरिया क्या है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है कि नहीं है। तो सबसे पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 200 से ज़्यादा होना चाहिए और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्राइटेरिया। फिर उसके बाद कि 1 एबनॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू इज डायग्नोस्टिक इन द सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल। अगर किसी में सिम्टोमेटिक कोई इंडिविजुअल है, सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो उसमें कोई एक भी एबनॉर्मल डायग्नोस्टिक वैल्यू आ गई, लैब वैल्यू आ गई, तो उसमें अपन को बोल देंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है। और एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसमें 2 वैल्यू वो आनी चाहिए, जितना रेंज है नॉर्मल रेंज से ऊपर। बट द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर बॉर्डर लाइन केसेज एंड डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो यही बोला था कि जो OGTT है ना, नॉर्मल पेशेंट के लिए नहीं करते, जो बॉर्डर लाइन केसेज हैं जिनकी रेंज जो है बॉर्डर में है और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले हैं, ठीक है। फिर HbA1c है, उसकी वैल्यू मोर देन 6.5% होनी चाहिए, तो ही अपन बोलेंगे उसको डायबिटीज़ है, तो ना। तो HbA1c की वैल्यू मोर देन 6.5% होगी तो अपन बोलेंगे कि उसको डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये था WHO का क्राइटेरिया डायग्नोसिस के लिए डायबिटीज़ मेलाइटिस का। तो ये था पूरा लैब डायग्नोसिस में, ये पढ़ लेना सारे जितने भी टेस्ट हैं, और ये WHO का क्राइटेरिया तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू।